गुड आफ्टरनून क्लास। सो मैंने आपसे बोला था वो वाला पार्ट कराने को, मैं जल्दी से इसको करा देता हूं। कंट्रोल सिस्टम में एक पार्ट था मैकेनिकल सिस्टम, उस रात नहीं करा पाया, इसको लिख लीजिए। कंट्रोल सिस्टम में एक पार्ट था मैकेनिकल सिस्टम, राइट? शायद इस बैच का नहीं हुआ था, नहीं हुआ है ना मैकेनिकल सिस्टम, रोटेशनल ट्रांसलेशनल, तो उसको जल्दी से लिख लीजिए। गिव द हेडिंग। कम्युनिकेशन में मत लिख लेना, कॉपी बदल लेना। मैकेनिकल हेलो, यस सर, यस यस सर, या वेरी गुड आफ्टरनून। Sir, actually, when I talked with my colleague, na, he is saying wait for 2 or 3 days. We will concern for this, and after that, he will tell me, because again we have to take new GST also. Again we have to take new number also, new GST number. So I'm pardon. Sir, only for today only, sir. Wait for today only. Wait for today only. I will talk to that fellow and decide. I will definitely give a call back on same reply. Fine. You can call. Sorry, you can call back me at 7. सॉरी, हाँ कॉपी निकाल लिया आप लोगों ने? अरे सामने आ जाओ जी। सी, मैकेनिकल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल सिस्टम दो तरीके के होते हैं। मैकेनिकल सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम। ऐसा लिख लीजिए इसमें, बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम, based on the motion of the system, mechanical systems are classified. Mechanical systems are classified into two ways. Into two ways. दो प्रकार के मैकेनिकल सिस्टम होते हैं, एक ट्रांसलेशनल, एक रोटेशनल। इन्हीं की बात मैं कर रहा हूं, बिल्कुल अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं। कंट्रोल सिस्टम का जो पार्ट रिमेनिंग था, आप लोग बोल रहे थे मैकेनिकल सिस्टम नहीं हुआ था शायद, ट्रांसलेशनल रोटेशनल, ठीक है सौरभ, वही से स्टार्ट किया, राइट। अब इस पर दो तरह के सिस्टम हैं। पहला है, फर्स्ट वन, ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन सिस्टम। और दूसरा है सेकंड, रोटेशनल मोशन सिस्टम। गति के आधार पर दो तरह के सिस्टम होते हैं मैकेनिकल, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, राइट।
निधि न्यू सब्जेक्ट नहीं है। कंट्रोल सिस्टम में एक आप लोगों का टॉपिक रिमेनिंग था, मैकेनिकल सिस्टम। आप लोगों ने कहा था कराने को, तो मैं करा दे रहा हूं बस। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में शायद आप लोगों के पास ट्रांसलेशनल रोटेशनल नहीं हो पाया था, एसएफजी तक हुआ था, राइट। छोटा सा ही पार्ट है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, इजी पार्ट ही है। थोड़ा सा बस क्या होता है, डिप्लोमा वालों के लिए नया होता है, क्योंकि डिफरेंशियल टर्म आ जाती है। अब जरा समझना, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में फर्क समझो। जैसे आप, ये कोई रोड है और इस पर कोई मास सिस्टम अगर चल रहा है, इसे कहते हैं ट्रांसलेशनल सिस्टम। लेकिन अगर कोई ट्रक है, कोई बस है, जिस पर व्हील सिस्टम है, पहिए हैं, तो वो जो चलेगा वो क्या करेगा, किसी एक्सिस के अराउंड, देखो इधर एक एक्सिस होगी, उस एक्सिस के अराउंड उसका व्हील चलेगा, उसका पहिया चलेगा। तो अगर किसी एक्सिस के अराउंड मोशन होगा तो इसे कहते हैं रोटेशनल, और अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल। तो कितने प्रकार के मोशन है, दो। एक स्ट्रेट लाइन वाला, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल, और एक किसी एक्सिस के अराउंड चलना, इसे क्या कहते हैं, रोटेशनल, राइट। तो फर्स्ट लिखो, मैं थोड़ा टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूं, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। आप एक तरफ क्या कर लो, एक तरफ आप लोग ट्रांसलेशनल लिख लो और एक तरफ रोटेशनल, राइट। एक तरफ लिख लो ट्रांसलेशनल मोशन सिस्टम, दोनों में डिफरेंस बेटर हो जाएगा। ट्रांसलेशनल मोशन सिस्टम, और सेकंड है रोटेशनल मोशन सिस्टम। चलिए, पहला डिफरेंस, इट इज डिफाइंड एज द मोशन it is defined as the motion that takes place that takes place along the straight line, along the straight line। और अगर यहां बात करें रोटेशनल पर, तो ये एक्सिस पर होता है। तो वी कैन राइट, इट इज डिफाइंड एज द मोशन it is defined as the motion it is defined as the motion of body that takes place that takes place along the axis of, sorry, along the axis या about the axis, about the fixed axis, ये परफेक्ट रहेगा, फिक्स्ड एक्सिस, किसी धुरी के सहारे, राइट। अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, कोई एक्सिस होगी उसके अराउंड रोटेट कर रहा होगा। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में पहला डिफरेंस सभी को क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अगर कहा जाए मान लो द वेरिएबल्स the variables that are used the variables that are used to describe the translational
to describe the translational motions are first त्वरण एक्सिलरेशन नॉर्मल लीनियर एक्सिलरेशन त्वरण का मतलब अल्फा नहीं सॉरी ए दैट इज कोड़ी त्वरण नहीं है नॉर्मल है तो ए बात करें नॉर्मल वेलोसिटी की नॉर्मल वेलोसिटी का मतलब v नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का मतलब x तो ये तीन पैरामीटर यहां यूज होते हैं नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट को x इसका मतलब था इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स का प्रयोग होता है तो आपका आंसर होगा एक्सीलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट f बराबर m इंटू ए v बराबर dx बाई dt x बराबर x राइट डिस्टेंस ही होती है x कैसी डिस्टेंस है लीनियर x कैसी डिस्टेंस है लीनियर अगर हम बात करें द वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड the variables that are used right the variables that are used to describe rotational motions are the rotational motions के लिए कौन कौन से वेरिएबल डिफाइन है पहला नॉर्मल त्वरण नहीं इस बार कैसा त्वरण कोणीय त्वरण यू कैन राइट एंगुलर एक्सिलरेशन कोणीय त्वरण इसे आप अल्फा कहते हैं दूसरा एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग ओमेगा देखो पहिया अगर ऐसे चलेगा स्टूडेंट्स व्हील तो क्या होगा किसी एंगल से चलेगा तो दैट इज कॉल्ड थीटा तो डिस्टेंस किसके फॉर्म में होती है कोण के फॉर्म में राइट सो दैट इज दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कोणीय त्वरण तो नाम में यहां एंगुलर वर्ड जुड़ जाएगा पहले वाले में नॉर्मल था तो उसको हम मेंशन नहीं करते जैसे पहले वाले में देखो ये वाला एक्सीलरेशन लीनियर है ये वाली वेलोसिटी लीनियर है ये वाला डिस्प्लेसमेंट लीनियर है तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखते नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल वेलोसिटी नॉर्मल त्वरण लेकिन यहां एंगुलर वर्ड जुड़ जाएगा राइट तो नेक्स्ट था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय त्वरण याद होगा पीएमएमसी जब पढ़ाया था मैंने आपको तो वहां थीटा लिया था वहां वेलोसिटी को कैसा लिया था पॉइंटर पर ओमेगा वहां एक्सीलरेशन को क्या बोला था अल्फा राइट क्योंकि पॉइंटर ऐसे ऐसे एक्सिस के अराउंड घूमता है अब देखो यहां पर अगर हम लोग फर्दर टॉक करें तो अब हमें एक आइडिया लग रहा है कि इस पर पहले ये दोनों पॉइंट क्लियर है क्या सबको एक ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन पर है सीधी रेखा पर है उसको क्या कहते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन सिस्टम एक ऐसा मोशन जिस पर बॉडी किसी एक्सिस पर घूम रही है उसे क्या कहते हैं रोटेशनल मोशन राइट नेक्स्ट हमारे पास अगर बात की जाए वेरिएबल्स की तो ऐसे वेरिएबल्स जो ट्रांसलेशनल मोशन में लगते हैं वो तीन हैं त्वरण वेग और विस्थापन यहां कोणीय त्वरण कोणीय वेग कोणीय विस्थापन अब इसके बाद हम लोग अलग अलग बात करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ये 2 पॉइंट हो गए तीसरा पॉइंट लिखिए अब मान लो थर्ड लिख रहे हैं थर्ड में आप लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की जरूरत पड़ती है इसमें न्यूटन्स
law of motion. इसमें लिखिए it states that it states that the algebraic sum of the forces acting on a rigid body किसी रिजिड फिक्स्ड बॉडी पर जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं इन द गिवन डायरेक्शन is equal to the product of mass of the body and its acceleration in the same direction. इसे स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हम ऐसा भी कहते थे सिग्मा फोर्सेस सभी फोर्सेस का सम किसके बराबर मास इंटू ए याद आया m इंटू ए समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू किसके बराबर होगी मास इंटू ए और इसी को कहा जाता है एल्जेब्रिक सम बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम ऑफ all the forces at any node must be equal to 0 किसी नोड पर बनने वाले सभी फोर्सेस का बीजगणितीय योग या तो शून्य लिखो अदरवाइज क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता था F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन याद है या नहीं मास इंटू एक्सीलरेशन तो ये कहता था जितना बीजगणितीय फोर्सेस का सम बन रहा है किसी रिजिड बॉडी पर सबकी वजह से इन द गिवन डायरेक्शन वो किसके इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी मतलब m into its acceleration in the same direction. नहीं स्टूडेंट्स नहीं मास इज नथिंग बट वेट अपॉन जी वेट अलग बात है वेट का मतलब हो गया mg w बराबर mg या m बराबर w बाई जी फाइन हाँ मास इज डिफरेंट वेट इज डिफरेंट w बराबर mg होता है एक बार बताओ ये तीसरा स्टेटमेंट लिख लिया क्या सबने लिख लो पहले स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए
यहां से स्टार्ट किया है नवीन, कैन टेक आल्सो द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहला पॉइंट। फिर इसके बाद ये दूसरा पॉइंट था, और ये अब तीसरा चल रहा है। ठीक है, हो गया सभी का? ठीक है। ज्ञान प्रभा, राहुल, ठीक है। देखो, अब अगर मैं बात करूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, कहा रोटेशनल सिस्टम। देखो, ट्रांसलेशनल का मतलब सीधी रेखा में मोशन, रोटेशनल का मतलब क्या होता है, किसी एक्सिस पर घूमना। तो कोई भी व्हील जो होता है स्टूडेंट्स, पहिया जो होता है फोर व्हीलर्स का, वो कैसे चलेगा, किसी एक्सिस के अराउंड। तो इसे कौन सा सिस्टम कहते हैं, रोटेशनल। और ट्रांसलेशनल का मतलब सीधे सीधे चलना, जैसे मैं चलूं तो हम सीधे चलेंगे, हम किसी एक्सिस के अराउंड नहीं चल रहे, राइट। लेकिन जो भी हमारे पास व्हील्स हैं, वो किसी धुरी के क्रॉस कैसे चल रहे होंगे, रोटेशनल। बात क्लियर हो रही है? तो जो भी मोशन किसी एक्सिस पर होता है, एक्सिस किसी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड, इसे कहते हैं रोटेशनल। और जो सीधी रेखा में होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल में हमारी बॉडी पर जो फोर्स लगता है वो हमारी बॉडी के मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। जबकि जो रोटेशनल बॉडी होती है उसमें फोर्स की जगह टॉर्क लगता है। क्या लगता है, टॉर्क। इसीलिए पीएमएमसी में आपने टॉर्क वर्ड यूज किया था, क्योंकि पीएमएमसी पर आपने, याद करो स्टूडेंट्स, ये सिलेंड्रिकल आयरन कोर है, और इसका आपको बाहर वाला सरफेस कैसा दिखता था, सर्कुलर। और इसके बाहर इधर चुंबक, इधर चुंबक, और ये पूर इसके ऊपर एक कवर लगा रखा था, एल्युमिनियम का फ्रेम। तो ये फ्रेम ऐसे घूमता था, याद आ रहा है आपको? तो ये कैसा मोशन था, एंगुलर या लीनियर? दिस इज एंगुलर मोशन। इसीलिए वहां कोणीय विस्थापन लिखते थे टीसी प्रोपोर्शनल थीटा, ना कि टीसी प्रोपोर्शनल एक्स, कंट्रोलिंग में। बोलो जी। तो जनरली जब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का मतलब इट स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस, बीजगणितीय योग जो फोर्स का होगा किसी रिजिड बॉडी में, वो किसी गिवन डायरेक्शन में किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलरेशन सेम दिशा में। अगला, या एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी जीरो, दोनों बातें सेम है। नेक्स्ट, थर्ड की जगह इस तरफ वाले थर्ड पर चलें, तो यहां भी क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सॉरी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या बोल सकते हैं, इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक, लिखते जाओ, इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मींस बीजगणितीय, सम ऑफ द टॉर्क्स, सम मींस जोड़, सम ऑफ द टॉर्क्स, TORQUES, about the fixed axis, about the fixed axis, about the fixed axis is equal to the, is equal to the product of mass, moment of inertia, sorry, product of moment of inertia moment of inertia and its angular acceleration, and its angular acceleration। मतलब
अगर यहां समेशन ऑफ टॉर्क की बात करूं, दिस शुड बी जे इंटू अल्फा। जे क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। लिखो एक बार। सॉरी, देखो यहां पर इसका क्या मतलब था, ये स्टेटमेंट को जरा समझें। यहां पर मैं बात कर रहा था कि किसी रिजिड बॉडी पर जो भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी का मोशन इन ए गिवन डायरेक्शन किसके बराबर होना चाहिए? मास इनटू एक्सीलरेशन के। और इसी तरह अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इट स्टेट्स दैट किसी टॉर्क, देखो किसी कोई जो व्हील है वो चलेगा कब? जब वो चल रहा होगा तो चलते समय उस पर उसका अपना इनर्सिया होगा, जड़त्व आघूर्ण, क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, यही है हिंदी। अरे बोला करो, इतना ढूंढ कर निकालता हूं स्टूडेंट्स गूगल शब्दकोश। राइट, हाँ। ये स्पेशली आप लोगों के लिए ढूंढ कर निकाला है मैंने। कल किसी ने मुझे बताया था, और डे बाय डे मेरा हिंदी नॉलेज बढ़ रहा है। 3-4 सालों में आप लोग मुझे शास्त्री बोलना स्टार्ट कर देना। राइट। चलो सॉरी। और मैं 4 सालों के अंदर, वैसे मैंने 3 साल बोला है जूनियर से आपके, और आप लोगों के लिए, अच्छा हिंदी अच्छी है, अरे हिंदी परफेक्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। मैं जिस क्षेत्र से हूं, है ना, वहां फोन नंबर लगाने को भी कहते हैं फोन नंबर घेर देना। समझ गए? हाँ, नंबर घेर दे भाई। खराब क्षेत्र है। उसके बाद निकलते 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 लैंग्वेज आप लोगों को जैसी आ चुकी है, और कहीं ज्यादा मिठास ना हो जाए, इसलिए मैंने यहां इसको रोक दिया है। राइट। हाँ, चलिए नेक्स्ट। अब देखो, यहां पर एल्जेब्रिक सम हम फोर्स का लिख रहे थे, यहां टॉर्क का लिख रहे हैं, तो फिक्स एक्सिस पर क्या होगा? टॉर्क। तो टॉर्क का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण। तो जो बात यहां जे इंटू अल्फा में, जे क्या था अपने पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण। राइट। यहां पर नाउ
अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है और जे मोमेंट ऑफ इनर्सिया है। इसी बात को हम ऐसा भी बोल सकते थे, टॉर्क इज इक्वल टू जे इंटू अल्फा बराबर जे इंटू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। क्या मेरी बात से सहमत है सभी? देखो, त्वरण का मतलब होता है वेलोसिटी का एक बार अवकलन। वेलोसिटी का एक बार अवकलन, बोलो हाँ या ना। त्वरण का मतलब होता है वेलोसिटी का एक बार अवकलन, मतलब जे डी ओमेगा बाई डी टी। और ओमेगा होता क्या है? क्या? कोणीय गति, कोणीय विस्थापन का एक बार अवकलन, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसका मतलब कैन आई से जे डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। फाइन। याद करो यहां क्या होता है, फोर्स बराबर, यहां बोल देते हैं फोर्स बराबर मास इंटू एक्सिलरेशन। मास तो सिस्टम मास है, एक्सिलरेशन का मतलब वेलोसिटी का एक बार अवकलन। और वेलोसिटी किसका अवकलन करती है? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो dx बाई डी टी। तो वेलोसिटी ऑलरेडी क्या है? dx बाई डी टी। तो क्या कर दें, m डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। रिलेट करना दोनों को, फोर्स और टॉर्क को, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे, इधर देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि फोर्स और टॉर्क को रिलेट करिए, तो फोर्स से टॉर्क एनालॉजी पर जाते समय, फोर्स से टॉर्क एनालॉजी पर जाते समय ये बनेगा फोर्स टू टॉर्क। और मास सिस्टम, ये जो आपका मास सिस्टम था, ये किससे रिलेट हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मास सिस्टम किससे रिलेट हुआ स्टूडेंट्स? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। इसी तरह ए किससे रिलेट हुआ? अल्फा से। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर हो रही बात? अरे तो समेशन ऑफ टॉर्क कर लेना स्टूडेंट्स, एक ही बात है, समेशन ऑफ टॉर्क्स। ठीक है राजरानी, यहाँ फोर्स लिखा है, फोर्सेस समेशन ऑफ, और यहां समेशन ऑफ टॉर्क्स, एक ही बात है। ठीक है, बोलो, ये बात कंक्लूड कर पा रहे हो क्या आप? इसमें कहीं किसी को कोई इशू आ रहा हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, अगर मान लो मैं आपसे बात करूं, इसमें तीन तरह के सिस्टम होते हैं स्टूडेंट्स। कौन सा पॉइंट लिख रहे थे हम लोग? थर्ड हो गया ना, फोर्थ। फोर्थ पॉइंट पर मैं ऐसा बोल रहा हूं, देयर आर थ्री एलिमेंट्स, देयर आर थ्री एलिमेंट्स। फर्स्ट वन मास, सेकंड फ्रिक्शन या डैम्पर, थर्ड स्प्रिंग। यहां तीन एलिमेंट्स क्या हैं रोटेशनल में? मास की जगह यहां क्या आता है? इनर्सिया। मास की जगह क्या आता है? इनर्सिया, अपना इनर्सिया की वजह से। याद करो पॉइंटर पढ़ाया था स्टूडेंट्स, पॉइंटर अपने इनर्सिया की वजह से जहां रुकना होता था उससे आगे निकल जाता था, फिर जहां रुकना होता था उससे पीछे आते हुए फिर वहां नहीं रुकता था और पीछे निकल जाता था, तो वो इनर्सिया कहलाता है। तो कोणीय विस्थापन करते समय क्या लिखते हैं हम लोग? इनर्सिया। फाइन। अगला, इनर्सिया के बाद नेक्स्ट यहां भी बात किसकी कर रहे हैं? फ्रिक्शन।
और नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग लिखते समय याद रखना ये लीनियर स्प्रिंग है यहां, और यहां टॉर्सनल घुमाव वाली स्प्रिंग है, टॉर्सनल स्प्रिंग है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलो अब देखो, कितनी स्टेटमेंट हो गई, 4। अगर मैं आपसे बोलूं मास सिस्टम के लिए आपने फोर्स क्या बनाया, तो आपने बोला फॉर मास सिस्टम, मास सिस्टम के फोर्स को मैं एफ एम बोल रहा हूं, और एफ एम का मतलब एम इंटू ए, और एम इंटू डीवी बाई डी टी बराबर एम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। यहां बताओ, मास की जगह यहां पर इनर्सिया आएगा। इनर्सिया में क्या लिख रहे थे हम लोग, टाउ। इनर्सिया के लिए आई लिख दूं सफिक्स में, टाउ आई बराबर जे इंटू अल्फा, और जे कौन सा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया वाला, अल्फा का मतलब डी ओमेगा बाई डी टी, अदरवाइज जे डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये फार्मूला दिमाग में रखना, ये मास सिस्टम के लिए, ये इनर्सिया के लिए। और ये जो पहले लिखा था स्टूडेंट्स, ये पूरे सिस्टम के लिए होता है। यहां जो m इंटू ए लिख रहा है वो पूरे सिस्टम के लिए होता है, टॉर्क का मतलब पूरे सिस्टम के लिए j इंटू अल्फा। अब जो लिख रहा है वो सेपरेट मास के लिए लिख रहा है। मास किससे कॉपी होता है, इनर्सिया। नेक्स्ट, मास के बाद छठवां, फ्रिक्शन, घर्षण। फ्रिक्शन के लिए कई बार डैम्पर भी लगा होता है क्वेश्चंस में। क्या लगा होता है, डैम्पर। इसका मतलब जब भी आपके पास, ऐसा लिखे हम लोग बेटर रहेगा, वेन एवर देयर इज ए, whenever there is a motion, there exists some force, sorry, some friction. This friction may be in between या बस इतना ही ठीक है। Whenever there is a motion, there exists some friction. इस तरफ भी क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन होगा, राइट। तो यहां भी फ्रिक्शन और डैम्पर होगा। घर्षण बल, घर्षण बल किसकी वजह से बनेगा, डैम्पर। डैम्पर एक एलिमेंट है जो लगा होगा, राइट। जैसे मान लो ये कोई पुली सिस्टम है, मतलब घूमने वाला सिस्टम, ये मान लीजिए इस तरह से है। मान लीजिए इस पर इस तरह से घुमा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं थीटा एंगल पर, तो इस पर मोमेंट ऑफ इनर्सिया बन रहा है, राइट। और मोमेंट ऑफ इनर्सिया के साथ साथ जब ये घूमेगा तो क्या इस पर
अगर फ्रिक्शन लगेगा तो एक फ्रिक्शन भी आएगा। फ्रिक्शन को ऐसे नहीं दिखाते, बेटर था फ्रिक्शन को ऐसे दिखाऊं, देखो रुक जाओ। फ्रिक्शन का मतलब जैसे ये घूम रहा होगा और घूमते समय कोई डैम्पर लग जाए इस पर, है ना, ये जैसे इस पर डैम्पर लग जाए। अब बताओ ये मान लो घूम रहा है ऐसे थीटा एंगल से, तो क्या इस पर एक टॉर्क नहीं लगेगा जिसे डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। आप ऐसे फील करो, छोड़ो इसको। ये एक पाइप है, राइट। इस पाइप को एक पिस्टन में डाला गया, और जैसे ये पाइप इस पिस्टन में जाएगा तो पिस्टन में जाते समय इस पर एक बैक फोर्स लगेगा या नहीं। क्लास 1 और 2 स्टैंडर्ड में आप नहीं, मुझको रिकॉल करो, जब मैं साइकिल चलाता था, राइट, तो साइकिल पर एक हवा भरने वाला पंप होता था। उस पंप पर जब हम एक ऐसे खींचते थे उसको, तो उस पर एयर अंदर आती थी, इनहॉल होती थी, और जैसे ही उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाते थे तो अंदर उसका एक आयतन बन चुका है हवा का, उसके अंदर हवा के वेसल बने हैं, राइट, एम्प्टी वेसल, छेद है। जहां से जब हम बैक फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ, तो क्या हमारे ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगता था? क्या सीधे सीधे पाइप पंप नीचे आ जाता था पिस्टन पर? सीधे सीधे नहीं, नीचे आने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ता था, राइट, क्योंकि स्टूडेंट जो हवा भरी हुई है उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है, और आयतन में परिवर्तन का वो क्या करेगा? विरोध। ऐसा करने पर एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगता है। जैसे मैं बाइक चला रहा हूं, बाइक अगर मैं बहुत धीमे चला रहा हूं तो मेरे ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, लेकिन बाइक में अपनी स्पीड बढ़ा दूं तो अगर मैं बहुत तेजी से चल रहा हूँ तो ये बाल ऐसे हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स। हवा अगर तेजी से चल रही है तो हम लोग अगर बाइक में बैठे हैं तो पीछे वाला कई बार जो हेलमेट लगाया उसको नहीं पता चल रहा, लेकिन जो पीछे बैठा हुआ है वो बार बार क्या बोलेगा? आराम से चलो। दैट मीन्स व्हाट? हवा बहुत तेजी से, क्योंकि जो एयर हमारे पास आ रही है, जितनी हम तेजी से चलेंगे उतना तेज उस एयर का झोंका में लगेगा, राइट। दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए डैम्पर लगे होते हैं। तो कौन सा एलिमेंट यूज होता है? डैम्पर। सौरभ क्लियर है मेरी बात? जैसे आप चल रहे हैं किसी किसी वैल्यू पर आप चल रहे हैं, चलो छोड़ो वैल्यू पर चलना, छोड़ो, सीढ़ी रखी है। क्लास 11 12 में कुछ क्वेश्चंस पढ़ते थे, अगर लैडर किसी दीवार पर रखी हुई है तो क्या सबसे पहले उस जिस एज पर रखी हुई है उस एज से एक फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू बनेगी? लैडर को हिला डुला कर देखते थे क्वेश्चंस करने के लिए, तो एक एज निकालते थे, एक इधर एज निकालते थे। तो फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब जैसे जहां लैडर रखी हुई है, लैडर जहां पर रखी हुई है उसके ऊपर एक कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल। जैसे वो इधर चलेगी, इधर चलने का मतलब इसके पीछे की दिशा में एक फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। जिस दिशा में मूवमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स उसका उल्टा। क्लियर? जैसे, या इतना इनफ है, छोड़ो, नहीं तो कोई पिस्टन बनाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, ये बात सभी लोग समझ गए क्या मेरी? यहां जब भी हम बात करेंगे तो किसकी बात कर रहे हैं? डैम्पर। और अगर मैं डैम्पर की बात कर रहा हूं तो देखो, वेन एवर देयर एग्जिस्ट, लिख देता हूं इसको भी, वेन एवर देयर एग्जिस्ट ए मोशन, अगर गति होगी, देन देयर एग्जिस्ट some friction. Friction is always friction is always friction is always या फ्रिक्शनल फोर्स बोली, फ्रिक्शनल फोर्स is always proportional to velocity, proportional to velocity। जितना तेजी से चलेंगे उतना ये फोर्स लगेगा। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को डैम्पर फोर्स भी बोल सकते हैं। किसके समानुपाती होता है ये? वेलोसिटी। हाँ इधर देखो, अगर ये फोर्स वेलोसिटी के समानुपाती है तो क्या वेलोसिटी को dx by dt नहीं बोल सकते? प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर एक नया कोफिशिएंट डी लगा दो,
डैम्पर कोफिशिएंट या डैम्पिंग कोफिशिएंट। डी का मतलब डैम्पिंग कोफिशिएंट। डी मीन्स डैम्पिंग कोफिशिएंट। ऐसे यहां बताओ, एंगुलर वाले में क्या होगा, एफ डी की जगह टी डी लगेगा, यहां टॉर्क लगता है, सॉरी नॉट फोर्स। रोटेशनल मोशन में टॉर्क लगता है या फोर्स, टॉर्क। तो क्या लिखें, टाउ डी प्रोपोर्शनल कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर ओमेगा, प्रोपोर्शनल ओमेगा को क्या कहते हैं, डी थीटा बाई डी टी। तो बताओ टाउ डी बराबर डैम्पर डी इंटू डी थीटा बाई डी टी। ईसी वाले स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में कई बार डी की जगह डैम्पर कोफिशिएंट पर कांस्टेंट भी मिल जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। इस बात का ध्यान रखेंगे, डी की जगह क्या मिल जाता है, बी, उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। बोल देता है कि हमारे पास पिस्टन लगा है, उस पिस्टन पर फ्रिक्शनल फोर्स बी है, तो डैम्पर फोर्स को बी भी बोल देता है। जनरली कंट्रोल सिस्टम की लैंग्वेज में हम लोग डैम्पर के लिए डी यूज करते हैं। क्लियर। हाँ, ये बात यहां भी लिख सकते हो, फ्रिक्शनल टॉर्क इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू, लिखना हो लिख लो, वैसे वहां लिख चुके हो तो समझ में आ जाना चाहिए। फ्रिक्शनल टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी, वही तो नीचे लिखा है। किसके समानुपाती है, कोणीय वेग के, लिख लो। हो गया कंप्लीट। एक और होता है, तीन एलिमेंट थे ना, एक कौन सा है, मास, एक कौन सा है, फ्रिक्शन, और लास्ट स्प्रिंग। फ्रिक्शन पर समटाइम्स डैम्पर वर्ड भी मिल जाता है, फ्रिक्शन पर समटाइम्स डैम्पर, एक ही बात है। लास्ट में मैंने यहां लिखवा भी दिया है, ठीक है, एज ए एलिमेंट डैम्पर। अब मान लो कौन सा पॉइंट था, 6, सेवेंथ नंबर स्प्रिंग। अब बताओ, स्प्रिंग की बात करें स्टूडेंट्स, स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग पर कैसा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग पर हम मान लेते हैं एफ के फोर्स लग रहा है, एफ के प्रोपोर्शनल, जितना स्प्रिंग को खींचोगे उतना ही तो स्प्रिंग पीछे आएगी, तो पहले इसकी डिस्टेंस कुछ रही होगी, जितना एक्स्ट्रा खींचा उतना ही तो एक्स्ट्रा पीछे आएगी। बोलो, इसका मतलब एफ के प्रोपोर्शनल एक्स या एफ के बराबर के इंटू एक्स, और ये के कौन सा कांस्टेंट है, ये वाला स्प्रिंग कांस्टेंट, तो के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, के को कहते हैं आप स्प्रिंग कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट, यहां अगर स्प्रिंग की बात करें, इस स्प्रिंग पर टॉर्क लगता है टाउ, और कौन सा टॉर्क, टाउ के, प्रोपोर्शनल थीटा है, यहां एक्स की जगह है थीटा, तो टाउ के बराबर के इंटू थीटा, और ये के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। कुछ किताबों में इसको केसी लिख देते हैं, मैं के लिख रहा हूं, के इज नथिंग बट स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो तीन तरह के एलिमेंट हो गए अपने पास। एनालॉजी स्टार्ट करने से पहले एक हिंट चाहिए था, वो ले लिया हम लोगों ने, राइट। अब एनालॉजी को स्टार्ट कर सकते हैं। कई तरह की एनालॉजी है, अलग अलग पढ़ना है, बस टेबल आपको दिमाग में होनी चाहिए।
चलो स्टार्ट कर ही देते हैं। मान लो हो गया यहां तक, रिप्रेजेंटेशन इसी में आ जाएगा। ये हो गया ना कंप्लीट। कहां से था? यहां से था कंट्रोल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम पहले पढ़ाया। मैकेनिकल दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन सिस्टम सीधी रेखा में होता है, रोटेशनल एक्सिस के अराउंड मोशन करता है। इसके बाद इसमें तीन वेरिएबल होते हैं, नॉर्मल त्वरण, नॉर्मल वेग, नॉर्मल विस्थापन। यहाँ कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन वेलोसिटी, कोणीय चाल और कोणीय विस्थापन। फिर इसके बाद न्यूटन्स का लॉ क्या सजेस्ट करता है? समेशन ऑफ फोर्सेज बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ समेशन ऑफ टॉर्क बराबर जे इंटू अल्फा। कुछ लोग इस मेथड का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग सीधे सीधे फोर्स मेथड का प्रयोग करते हैं, राइट, नेट फोर्स वाला। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अगला, मास इंटू एक्सीलरेशन का जब भी फोर्स लिखेंगे तो m के साथ सेकंड ऑर्डर, यहां d2 थीटा के साथ सेकंड ऑर्डर। मास के लिए मैंने फिर से ये बात लिखवा दी है, इनर्शिया के साथ। फ्रिक्शन पर एक जैसा आंसर, स्प्रिंग पर एक जैसा आंसर। एक बार देखो, लिखो एग्जांपल। फॉर द गिवन मैकेनिकल सिस्टम, for the given mechanical system, write its force equation. Write its force equation. Write its force equation. चलो देखो, ये स्टूडेंट्स एक रिजिड रेफरेंस है। इस रेफरेंस से अपने पास एक स्प्रिंग बंधी हुई है और यहां एक डैम्पर कोफिशिएंट है, मतलब एक डैम्पर लगा हुआ है, और दोनों के साथ एक मास बॉडी कनेक्ट है, एक मूविंग सिस्टम कनेक्ट है जिसका मास m है, राइट। स्प्रिंग के कांस्टेंट को k से दिखाते हैं, फ्रिक्शनल कांस्टेंट को, डैम्पर के कांस्टेंट को d से दिखाते हैं, स्प्रिंग के कांस्टेंट को k से दिखाते हैं। तो ये डैम्पर कांस्टेंट है या फ्रिक्शनल कॉन्सेप्ट, सॉरी कांस्टेंट, और मास कांस्टेंट m है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो, स्प्रिंग लगी है, डैम्पर लगा है, मास लगा है, तीनों एलिमेंट लगे हैं क्या? या संजय? यस। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा मेरी बातों को आप लिसन करना, मैं क्या आपसे बोलने जा रहा हूं। देखो, आप इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, इस सिस्टम पर एक फोर्स लगा रहे हैं। जब आप इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं तो इस रेफरेंस डिस्टेंस से, यहां से ये इस तरफ x दूरी खींच रहा है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? x दूरी। लिसन, एक ये फिक्स्ड एज है, इसके साथ एक क्या लगा है? डैम्पर। अब बताओ डैम्पर का काम क्या है स्टूडेंट्स? जब डैम्पर कनेक्ट है इस मास से और मास पर फोर्स लग रहा है, तो क्या मास पर नीचे की तरफ अगर फोर्स लग रहा है तो डैम्पर में खिंचाव नहीं आएगा? बोलिए। ऐसे ही स्प्रिंग जो लगी है, जब इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो क्या स्प्रिंग खींचेगी नहीं? स्प्रिंग भी खींच जाएगी। ये खींची, खींच दिया, राइट।
क्या दोनों x डिस्टेंस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे? दूसरी बात, आप जब फोर्स लगा रहे हो तो क्या मास सिस्टम भी है इसका, या मास को छोड़ दोगे? तो तीन सिस्टम हो गए, एक स्प्रिंग, एक डैम्पर और तीसरा मास। तो आप जो फोर्स लगा रहे हो स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, आप जो फोर्स लगा रहे हो, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स है जो एफ, वो तीन फोर्स को इनकाउंटर कर रहा है। मास, जैसे मैं यहां पर स्टूडेंट्स खड़ा हूं, ये मेरा मास है। मास सिस्टम, मास सिस्टम हमेशा मोशन का विरोध करता है। अरे सुनो, मैं खड़ा हूं, अनुराग सर खड़े हैं, हम दोनों पर फोर्स लगाया जाए तो मुझ पर मैं उड़ जाऊंगा, है ना? हाँ, दैट मीन्स व्हाट, फोर्स सिस्टम का मास पर डिपेंडेंसी है। अगर मेरा मास ज्यादा होता और मेरे ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है, तो मेरी नेचुरल टेंडेंसी है, मेरा मास क्या कोशिश करेगा स्टूडेंट्स, मुझे सस्टेन कराने की कोशिश करेगा। और जिसका मास ज्यादा है उसकी सस्टेनेबिलिटी कैपेबिलिटी अच्छी होगी। जिसका मास सिस्टम कमजोर है, कम है, तो क्या उस पर थोड़ा भी धक्का मारा जाए फोर्स लग जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अरे इसमें जेसीबी कहां से आ गई सौरभ? जेसीबी से, जेसीबी से धक्का लगाया जाता है, ये कहां की कहानी ले आए आप? धक्का कोई भी नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किसी ने धक्का मारा, राइट? अरे गिराना विराना नहीं हम लोगों को, इंसान, हाँ, फोर्स, हाँ फोर्स, नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अब देखो, डैम्पर पर, मेरी बात सुनेंगे स्टूडेंट्स, तीन ऐसे फोर्सेस हैं जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने मोशन को। स्प्रिंग नहीं चाहती कि वो खिंची हुई रहे, स्प्रिंग को आप छोड़ दीजिए, स्प्रिंग को खींचा, क्या वो स्प्रिंग बैक फोर्स लगाएगी? डैम्पर पर आपने परिवर्तन किया उसके आयतन में। इधर देखो, एक पेन की कैप है, ये रही पेन की कैप, और मैं इसको माउथ पर सक कर लूं, तो क्या वो टंग से चिपक गई? टंग से चिपकने का मतलब क्या है, मैंने इसके अंदर जो एयर वेसल्स थे उसको खींचा, और खींचने के बाद थोड़ी देर तक वो अपने आयतन का, अगर वो आपको चिपकी हुई दिख रही है ऐसे, इसका मतलब है अब सक्शन बना लिया उसने। ऐसा लग रहा है कि वो अपने इस आयतन में का विरोध करेगी, जितना हवा का आयतन इसके अंदर है अब उसमें बदलाव का वो विरोध करेगी। आयतन में कभी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्लियर? लेकिन थोड़ी देर बाद लूज हो जाएगी, गिर जाएगी, राइट? इसका मतलब क्या वो पेन की कैप जो हम अपने माउथ पे रखते हैं, क्या वो हमेशा कैरी रहता है? थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक वो गिर जाएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा या डैम्पर फोर्स जो लगेगा, जब फोर्स लगाओगे, जब आयतन में विरोध की कोशिश होगी, तो क्या बैक फोर्स एक लगेगा? स्प्रिंग पर भी बैक फोर्स, मास पर भी बैक फोर्स। तो बताओ, एक वैज्ञानिक हुए डी एलम्बर्ट। कौन से वैज्ञानिक? डी एलम्बर्ट। इन्होंने न्यूटन की फोर्स एनालॉजी पर बोला कि जितने फोर्स आप लगा रहे हो, या तो उनको उनकी दिशा के अनुसार लिखो, अदरवाइज आप ऐसा लिखो डायरेक्ट, एफ बराबर, ये जो फोर्स लगा रहे हो, फोर्स एफ बराबर, एफ बराबर कितने फोर्स के बराबर है? मास, अगला डैम्पर, अगला स्प्रिंग। इन तीन कंपोनेंट के फोर्स के बराबर टोटल फोर्स लगा रहे हैं। कब मूवमेंट आएगी स्टूडेंट्स बताओ? मैं किसी सिस्टम में मूवमेंट कब दे पाऊंगा? जब सिस्टम के मास वाले फोर्स, स्प्रिंग वाले फोर्स और डैम्पर वाले फोर्स तीनों को काउंटर करा लूं, या किसी एक को, तीनों को। तो इसका मतलब जो टोटल फोर्स है वो किससे इनकाउंटर होगा? एफ एम प्लस एफ डी प्लस एफ के। एफ डी फ्रिक्शनल फोर्स या डैम्पर फोर्स, के वाला स्प्रिंग, और एफ एम मास। एग्री हो क्या सब? राइट? अदरवाइज जिन लोगों को ऐसा लगता है सर हम नोडल लगाकर करें, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे? एफ नीचे लगा रहे हैं, एफ कहां लगा रहे हैं? नीचे। देखना इधर, एफ नीचे लगा रहे हैं,
तो मास ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मतलब वही रहेगा। स्प्रिंग पीछे जाने की कोशिश करेगी, डैम्पर पीछे जाने की कोशिश करेगा। तो क्या हम कह सकते हैं F माइनस एफ एम माइनस एफ डी माइनस एफ के बराबर 0। इसे न्यूटन ने बताया था। बोलो, सीरियस होकर मत देखो संजय, अच्छांतर करने पर चिन्ह बदल जाएंगे। एक ही बात है। राहुल क्लियर है? छोड़ दो इसको अब, जाओ। इसका मतलब F बराबर एफ एम प्लस एफ डी प्लस एफ के भी लिख सकते हैं। अब धीमे धीमे आदत में लाओ। क्या एफ एम का मतलब होता था मास इंटू एक्सिलरेशन, और एक्सिलरेशन का मतलब डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी का मतलब डीएक्स बाई डी टी का डबल, तो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख दूं। तो एफ एम बराबर एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर? अरे ये अच्छा होता है स्टूडेंट्स, जब कभी आपका मास कम हो रहा हो तो हमेशा उस पर्सन के इन्फ्लुएंस में रहो जिसका मास ज्यादा है, म्यूचुअल इंडक्शन। थोड़ा बहुत मास आपका भी बढ़ जाएगा उसके खान पान के साथ, राइट? और खुद भी लाइट वेट हो और दूसरे लाइट वेट के साथ रह रहे हो, तो फिर संभावना नहीं है, राइट? अपना मास अगर बढ़ाना है, ये लाइफ का प्रिंसिपल है। ऐसे लोगों के साथ रहो जिनके साथ मास बढ़ने की संभावना हो, राइट? इसका ये फायदा होता है। चलो नेक्स्ट, वो लोग ना घबराएं जिन पर स्टूडेंट्स कोई चेंज नहीं होता। नेचुरल सिस्टम, हाँ फिक्स। बोले कितना भी खाओ सर कुछ नहीं, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, राइट? देखो, अब जरा सोचो, ये था एफएम, ये था एफएम। अच्छा, एफएम का मतलब सभी को क्लियर है, मास इंटू एक्सीलरेशन। फाइन। डैम्पर वाला फोर्स बताओ जरा, क्या डैम्पर एक फ्रिक्शनल फोर्स है? तो जिस तरफ आप मोशन करा रहे हैं उसके विपरीत इसका फोर्स लगेगा, तो एफ डी बराबर, सॉरी नॉट बराबर, एफ डी प्रपोर्शनल। क्या ये वेलोसिटी के प्रपोर्शनल होता है या दूरी के? वेलोसिटी। तो एफ डी प्रपोर्शनल वी। प्रपोर्शनलिटी ओपन करो तो नया कांस्टेंट डैम्पर कांस्टेंट या फ्रिक्शनल कांस्टेंट, राइट? इनटू वी का मतलब बोलो dx बाई dt। तो एफ डी बराबर क्या आ जाएगा? प्लस डी dx बाई dt प्लस एफ के का मतलब बताओ, स्प्रिंग पर, स्प्रिंग पर जो फोर्स लगेगा क्या वो फोर्स प्रोपोर्शनल होगा एक्स के? स्प्रिंग केवल विस्थापन, हुक्स लॉ। तो एफ के बराबर के इंटू एक्स प्लस के इंटू एक्स। ये कौन सी एनालॉजी हो गई? फोर्स एनालॉजी। एक मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम की इसे कहा जाता है फोर्स एनालॉजी। इसे किस वैज्ञानिक ने बताया था? डी एलम्बर्ट। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, समेशन ऑफ फोर्स वाला प्रिंसिपल किसने दिया था? वैज्ञानिक डी एलम्बर्ट ने। इसी डी एलम्बर्ट ने बताया था फ्री बॉडी डायग्राम खींचना। उसने कहा अगर 3-4 मास एक साथ लगे हुए हैं तो आप एक एक मास का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम खींचिए। क्या खींचिए? फ्री बॉडी डायग्राम। क्लास 9-10 में खींचते थे, एफबीडी। तो एक बार यहां तक लिख लीजिए। ये पहला सिस्टम था। इसे कौन सा सिस्टम बोल रहे हैं? ट्रांसलेशनल। आप कौन सा बनाएंगे? रोटेशनल। फिर इसको इलेक्ट्रिकल के साथ रिलेट करेंगे। किसके साथ रिलेट करेंगे? इलेक्ट्रिकल के साथ। और ये एक जरूरी नहीं है एक ही मास सिस्टम हो, कई सारे सिस्टम हो सकते हैं। अभी जस्ट रिलेट करेंगे इसको। फाइन।
चलो देखो, हो गया कंप्लीट। अगला देखो, नेक्स्ट लिखो, फाइंड। अब हम लोग रोटेशनल सिस्टम की अगर बात करें, अगला लिखिए, फाइंड। ये कंट्रोल सिस्टम में पूछा ही जाता है स्टूडेंट्स, तो फाइंड रोटेशनल टॉर्क इक्वेशन, रोटेशनल टॉर्क इक्वेशन फॉर द गिवन सिस्टम। अब देखो, यहां मान लो हम किसी व्हील जैसे स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं। ये कोई सिस्टम है, इसका मतलब यहां पर जो व्हील होगा, अगर इस व्हील पर एक टॉर्क लगा रहे हैं टी, राइट, तो यहां इनर पार्ट पर स्प्रिंग भी लग रही है, राइट। इस पर मूवमेंट कितने की आ रही है, थीटा। और इसके अंदर बताया जा रहा है दो तरह के फोर्स। एक फोर्स यहां दिखाया जा रहा है, जब ये व्हील चलेगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स को कहा गया डी फोर्स, डैम्पर फोर्स। और जब ये व्हील सिस्टम चलेगा, इधर देखो, इधर इधर, अगर आपने पुराने फोर व्हीलर्स को देखा हो, ओल्डर, तो जब कभी गियर बॉक्स जो होता है, तो गियर बॉक्स के साथ एक सिस्टम का कनेक्शन होता है, जो आपके व्हील्स चलते हैं उसके बीच में एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, आप देखते हैं वो भी रोटेट करता रहता है, अगर ध्यान दिया हो, राइट। तो ये जो मैकेनिकल सिस्टम है, जो पहिया व्हील पर रोटेशन टॉर्क लगा रहे हैं, आप इस पर टॉर्क लगा रहे हैं, इस पर टॉर्क लगाते समय, इस पर टॉर्क लगाते समय इसका अपना इनर्सिया होगा। एक तो इनर्सिया का टॉर्क होगा, भार का, राइट। और एक इस डैम्पर का टॉर्क लगेगा। डैम्पर मतलब फ्रिक्शनल, जिस बॉडी के साथ ये अटैच है, क्या उसके साथ चलने का विरोध नहीं करेगी? जो लेयर इसके साथ फिक्स है नीचे, क्या उसका विरोध नहीं करेगी? जितने भी पुल ब्रिजेस बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, आप देखते हैं एक लेयर को तिरछा बनाया जाता है ताकि व्हील पलटे रही, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू नॉर्मल मेंटेन रहे, राइट। ताकि जब आप अपनी बाइक को लैंड करें, अपनी गाड़ी को लैंड करें, घुमाते समय अगर उसका एक एज नीचे रहेगा, एक एज ऊपर, तो प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ फ्रिक्शनल फोर्स मेंटेन होगा। और अगर एज फ्रिक्शनल फ्री होने लगी तो गाड़ी हवा में उड़ सकती है, राइट। हवा में उड़ने का मतलब जहां चलते हुए सबसे ऊंचा शेप आएगा, बहुत स्पीड से जाते समय वो कुछ वेलोसिटी मेंटेन करते समय रफ वे में चल सकती है, राइट। और इसके अंदर साफ्ट मैकेनिज्म जो होगी, उस साफ्ट मैकेनिज्म पर क्या लगा होगा, स्प्रिंग। स्प्रिंग के टॉर्क को भी लिखा गया है के। स्प्रिंग पर वर्ड क्या लिख दिया है, के। तो बना लो, तीन एलिमेंटल वैल्यूज हैं, एक के का मतलब स्प्रिंग, एक डैम्पर डी, और एक टॉर्क टी। ये टॉर्क आप एक्सटर्नल लगा रहे हैं और थीटा एंगल से बदलाव हो रहा है। अब आपको पता है, इधर देखो स्टूडेंट्स, इधर इधर इधर, टॉर्क अगर इस दिशा में लग रहा है, राइट, तो इसका मास सिस्टम इसे उल्टी दिशा में रखने की कोशिश करेगा। अगर पहिया इस दिशा में चल रहा है, अरे मान लो ये व्हील है,
वरना थोड़ा आर्ट तो मेरी है ही अच्छी, फिर भी समझ लेना। ये एक पहिया जैसा स्ट्रक्चर है, व्हील जैसा स्ट्रक्चर, राइट। तो अगर ये चलेगा तो क्या इस सरफेस पर फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन बोले या डैम्पर बोले, दोनों बातें सेम है, या तो डैम्पर एलिमेंट दिखाएं या फ्रिक्शन दिखाएं। और जब ये चलेगा, राइट, तो क्या ये व्हील जिस सिस्टम के साथ, सक्शन के साथ एडजस्ट है, वहां स्प्रिंग होती है। क्या होती है वहां? स्प्रिंग। तो क्या अगर स्प्रिंग पर मूवमेंट आ रही है तो क्या स्टूडेंट स्प्रिंग उसका विरोध नहीं करेगी? बोलो। तो इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बनेगा? क्या हम बोल दें अकॉर्डिंग टू डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल कैन आई से नेट टॉर्क बराबर इनर्शिया के लिए टी आई, डैम्पिंग के लिए टी डी प्लस टी के, टाउ के मतलब। बोलो। इनर्शिया वाले टॉर्क के लिए टी आई मतलब टाउ आई, डैम्पिंग वाले के लिए टाउ डी, और स्प्रिंग वाले के लिए टाउ के। कोई दिक्कत? अब बताओ। हाँ, बोलना स्टार्ट करो। टाउ आई किसके प्रोपोर्शनल होता था स्टूडेंट्स? ये बराबर होता था जे इंटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता था? ये वाला टॉर्क जे इंटू अल्फा। और आपको याद होगा जे जे ही रहेगा, अल्फा का मतलब डी ओमेगा बाई डी टी। फर्दर एक बार डिफरेंशिएशन करो तो जे डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। बताए कोई भी स्टूडेंट्स जिसको दिक्कत आ रही हो। ये क्या टाउ आई नहीं बन जाएगा? डैम्पिंग वाला टॉर्क बताओ जरा। अगर मैं डैम्पिंग वाले टॉर्क की बात करूं तो क्या टाउ डी प्रोपोर्शनल होता था वेलोसिटी? प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक नया कांस्टेंट, डैम्पर कांस्टेंट इनटू ओमेगा का मतलब डी एक्स बाई डी टी। एक्स को क्या लिखते हैं? थीटा। तो ये टी डी आ गया। अब स्प्रिंग में दिमाग लगवाना नहीं। टी के प्रोपोर्शनल सीधे थीटा, टी के बराबर के थीटा। मुझे लगता है तीनों इक्वेशन अब समझ में आ जानी चाहिए। ये वाली फर्स्ट एंड लास्ट। अब अगर तीनों को रिलेट कर दें तो बताओ टाउ बराबर क्या आ जाएगा? जे डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस टी डी का मतलब डी डी थीटा बाई डी टी प्लस टी के का मतलब के इंटू थीटा। ये इक्वेशन बनेगी। लिख डालो एक बार जल्दी से। अब मैं सिस्टम को थोड़ा एनालाइज और ट्रांसफर फंक्शन लिखना बताता हूं आपको। अभी मैंने जनरलाइज बातें की हैं। क्या लिखना है यहां पर? ट्रांसफर फंक्शन। हो गया? अब देखो, इधर देखो सब लोग। आपके एग्जाम में नाम आता है, पहला नाम। अब यहां से एग्जाम की बातें स्टार्ट करते हैं। देखो अब तक अपने पास दो इक्वेशन आई। देखो इधर। अब लिखना बंद कर दो, देख लो मेरी बात। एफ बराबर क्या आया था? यस, एम इंटू ए का मतलब डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डैम्पर पर क्या आया था स्टूडेंट्स? डी डी एक्स बाई डी टी प्लस स्प्रिंग पर क्या आया था? के इंटू एक्स। बताओ क्या सभी लोग नॉर्मल इस इक्वेशन से सेटिस्फाई है? इस सिस्टम का नाम बताओ। रोटेशनल ट्रांसलेशनल। दिस इज मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम। डोंट राइट, जस्ट लिसन। मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम। अगर ये ट्रांसलेशनल सिस्टम है, मैकेनिकल का ट्रांसलेशनल है, दोनों मैकेनिकल, अभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं आया, तो दोनों कैसे हैं? ट्रांसलेशनल सिस्टम। कैसे हैं?
ट्रांसलेशनल सिस्टम, ये वाला सॉरी ट्रांसलेशनल है। और रोटेशनल की बात करें तो टॉर्क बनेगा, टॉर्क बराबर पहला जे डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस यहां भी डी डी थीटा बाई डी टी, स्प्रिंग वाले में यहां भी के इंटू थीटा। अब अगर इन एनालॉजी को रिलेट करें दोनों को, ये कौन सा सिस्टम था? रोटेशनल सिस्टम। कैसा सिस्टम है? रोटेशनल। अब आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, रिलेट करना जरा एक एक करके। जी बोलो, क्या फोर्स और टॉर्क आपस में सेम आ रहे हैं? तो एनालॉजी का मतलब समझना, हम फोर्स से किस में जा सकते हैं? टॉर्क। फोर्स से किस में जा सकते हैं? टॉर्क। अगला देखो, इस सिस्टम पर मास जो गेम प्ले कर रहा है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए इस सिस्टम में क्या है? मास। जो काम मास का है वो काम यहां इनर्शिया का है। फोर्स को एफ से दिखाते हो, मास को एम से दिखाते हो, टॉर्क को टी से दिखाते हो या टाउ से दिखाते हो, इनर्शिया को जे से दिखाते हो। क्लियर? अगला देखो, यस यस यस, देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये भी पता चल रहा है टी टू एक्स और यहां थीटा, क्या एक्स और थीटा आपस में इक्वल जैसे नहीं है? जो काम एक्स का एज ए लीनियर डिस्टेंस था वही काम थीटा का कोणीय डिस्टेंस था, राइट? तो अगर पूछा जाए एक्स किसके एनालॉगस है, एक्स किसके एनालॉगस है, सॉरी एक्स किसके एनालॉगस है, तो आपका आंसर क्या होगा? एक्स से आप थीटा में भी जा सकते हैं और थीटा से एक्स में आ सकते हैं। एक्स का मतलब था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा का मतलब कोणीय, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? एक्स का मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अच्छा बताओ, दोनों के डी में क्या बदलाव है? शायद आप देख पा रहे हैं दोनों का डी सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों का के सेम है। तो ना तो डी में कोई चेंज, दो डी यहां है वही डैम्पर यहां है, जो के यहां है स्प्रिंग कांस्टेंट वही के यहां है, बाकी इन तीनों में बदलाव होता है। क्लियर? अब ये एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, ये कैसा सिस्टम है? मैकेनिकल। कैसा सिस्टम है? मैकेनिकल। इसको आखिर रिलेट तो करें। मैकेनिकल सिस्टम में जो भी चल रहा था वो कोई मूविंग बॉडी थी। अपने इलेक्ट्रिकल में क्या हो रहा है? चार्ज को चलना है। फॉर मूविंग ए चार्ज, फॉर मूविंग ए चार्ज द स्पीड कैन बी डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस वैल्यू। रेजिस्टेंस का सिंबल हमने फ्रेम आउट किया जिगजैग मोशन पर। इलेक्ट्रॉन चलते समय अवरोध फील कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चलते समय अवरोध फील कर रहा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे जा रहा है वायर पर, या अगर कोई बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो इलेक्ट्रॉन को चलने में कठिनाई हो रही है? समझ गए मेरी बात? इसका मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो चार्ज है, राइट, कठिनाई हो रही है, ओके। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो चार्ज है, राइट, वही काम मैकेनिकल सिस्टम में डिस्टेंस पर है, राइट। अगर डिस्टेंस जितनी जो दूरी है ऊबड़ खाबड़ कर दो स्टूडेंट का, चलो बाइक कितनी भी अच्छी लेकर चलो, लेकिन रास्ते में अगर प्रॉब्लम है तो क्या उतनी स्पीड मेंटेन कर पाओगे? गॉट माय पॉइंट? रास्ते में कील बिछा दो, मतलब रास्ते को ही खराब कर दें, फ्रिक्शन वैल्यू बढ़ा दें, तो क्या आप उतनी स्पीड मेंटेन कर पाओगे? इसका मतलब जो काम
मैकेनिकल सिस्टम में डैम्पर का है, फ्रिक्शन का है, वही काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस का है। जो काम मास का मतलब क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी। भले एक इंसान के सामने कितना भी खाने को रख दो, लेकिन उसकी एक पर कैपिटा लिमिट है, उसकी अपनी एक स्टोरेज करने की क्षमता है। आप उसके सामने 4 महीने का राशन रख दो, क्या वो 4 महीने का राशन एक साथ इनटेक कर सकता है? एक प्रॉपर लिमिट है, एक बाउंड्री है। दैट मीन्स व्हाट, मास बिलोंग्स टू एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी, कितनी एनर्जी वो स्टोर कर सकता है एक टाइम पर। फील इट। इंडक्टर का काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है? इंडक्टर स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बताओ, फ्लक्स प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? क्या फ्लक्स प्रॉपर्टी की एक अपनी लिमिटेशन है? कितना वायर है, कितने टर्न्स है, क्या उससे ज्यादा का वो स्टोरेज कर पाएगा? इसका मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सीरीज सर्किट में वही काम इंडक्टर करता है, पैरेलल सर्किट में वही काम कैपेसिटर करता है। कैपेसिटर में क्या होता है? चार्ज। क्या होता है? चार्ज। अब कैपेसिटर में एक बार जो चार्ज इफेक्ट बन गया, क्या स्टूडेंट चार्ज इफेक्ट की लिमिटेशन है या कितना भी चार्ज स्टोर कर लेगा? तो सुनना, मास रिलेट होता है इनर्सिया से। मास किससे रिलेट होता है? इनर्सिया। और मास और इनर्सिया के बाद वही सिस्टम इंडक्टेंस से रिलेट होता है, वही सिस्टम कैपेसिटेंस से रिलेट होता है। एक एनालॉजी का नाम है वोल्टेज, वोल्टेज इज बिलोंग्स टू सीरीज एनालॉजी, एंड करंट एनालॉजी बिलोंग्स टू पैरेलल एनालॉजी। अब हमें जाना है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, जिसमें बताना है मास इज एनालॉगस टू इंडक्टर, राइट? इनर्सिया इज एनालॉगस टू इंडक्टर। इसी तरह मास इज एनालॉगस टू कैपेसिटर, इनर्सिया इज एनालॉगस टू कैपेसिटर। मतलब अब हमें फोर्स टू टॉर्क नहीं जाना, फोर्स टू वोल्टेज एनालॉजी जाना है। फिर हमें फोर्स टू करंट एनालॉजी जाना है। तो अलग अलग एनालॉजी के नाम्स पर अब हमें एंट्री करनी है। हमें बस अभी इतना पता चला है कि फोर्स टू टॉर्क एक एनालॉजी होती है। एनालॉगस सिस्टम क्या होते हैं? एक सिस्टम के व्यवहार से दूसरे सिस्टम के व्यवहार को जज करना, राइट? क्या दोनों आपस में एक जैसे व्यवहार दिखाते हैं? जो काम यहां फोर्स करता है वही काम यहां टॉर्क करता है। जो मास यहां कैपेबिलिटी रखता है वही कैपेबिलिटी इनर्सिया रखता है। बोलो, रिलेट कर पा रहे हो? जो काम यहां एक्स का है वही काम यहां थीटा का है। जो काम यहां डैम्पर का है वही काम यहां भी डैम्पर का है। जो काम के का है वही काम यहां के का है। बोलो। तो स्टूडेंट्स, पहली एनालॉजी कौन सी बनी? फोर्स टू टॉर्क एनालॉजी। अभी मतलब बनाएंगे लास्ट में हम लोग, अभी कुछ कुछ नाम समझ रहे हैं। फोर्स टू टॉर्क कौन सी एनालॉजी है? फोर्स टू टॉर्क। ये सिस्टम कैसा है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल? मैकेनिकल। अब एक मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिस्टम से रिप्रेजेंटेशन देंगे, तब हम बताएंगे दोनों आपस में क्या क्या एनालॉजी बनाते हैं। तो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये तो हो गया होगा शायद, एक मिनट, ये लिख लेना नीचे, नहीं लिखा हो तो। आपस में एनालॉजी समझ पा रहे हैं इनकी? यही पूछता है स्टूडेंट, पीसीएल में यही पूछा था, मास इज एनालॉगस टू इनर्शिया। नहीं पढ़ा तो बड़ा क्वेश्चन है, अदरवाइज कुछ है नहीं। और यही थोड़ा बहुत डिफरेंशियल डिफरेंशियल देख कर डर जाते हैं, है कुछ नहीं। नहीं अभी आएगा, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी तो स्टूडेंट चूजे हो आप, अभी तो पहाड़ से गिरने की कोशिश है। जब गिरोगे, ऐसे थोड़ी ना गिरोगे। गिरने के लिए क्या चाहिए? बच्चा बेड से कब गिरता है? जब वो चलने की कोशिश करता है। तो आप लोग कब गिरोगे? जब आपको दो चार क्वेश्चन लगेंगे आसान, तो आपको लगेगा पांचवा अपने आप ट्राई कर लेंगे, और उस पांचवें के बाद ब्लंडर होने वाला है। फिर वहां से जब गिरोगे तो सीधे नीचे। इसी को कहते हैं स्टडी स्टेट। आज पढ़ा रहा था मैं सुबह, ट्रांजिएंट स्टडी स्टेट। तो अभी क्षणिक व्यवहार है, क्षणिक खुशी है। स्टडी स्टेट में खुशी गायब। जैसा आप रहते हो वैसे ही रहना है। टेंशन में, मस्तिष्क पर, यहां चिंतन बल रेखाओं के साथ। चलो लिखो नेक्स्ट, गिव द हेडिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अरे खुश रहो, खुश रहो। क्या बोलते हैं, मस्तिष्क की चिंतन रेखाएं हटा लो। हाँ, इलेक्ट्रिकल सिस्टम लिखो।
बताओ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितने सिस्टम होते हैं? सीरीज और पैरेलल दोनों होते हैं या एक होता है? दोनों होते हैं। लिखो नहीं बोलो, सीरीज और पैरेलल दोनों होते हैं। दूसरी बात, एक बार सोर्स वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और एक बार सोर्स करंट सोर्स भी हो सकता है, राइट? तो एक एनालॉजी क्या बनेगी? वोल्टेज, एक क्या बनेगी? करंट। सुना, एक एनालॉजी क्या बनेगी? वोल्टेज, एक क्या बनेगी? करंट। एक क्या बनेगी? सीरीज, एक क्या बनेगी? पैरेलल। सीरीज का पैरेलल, वोल्टेज का करंट। जैसे फोर्स से टॉर्क, मास से इनर्सिया, और फिर आप गए थे डैम्पर टू डैम्पर, स्प्रिंग टू स्प्रिंग, एक्स से थीटा। क्लियर? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया था पिछले वाले में, डीवी बाई डी टी किसके एनालॉगस है? सॉरी, डीएक्स बाई डी टी। डीएक्स बाई डी टी किसके एनालॉगस है? क्या ये डी थीटा बाई डी टी के एनालॉगस नहीं है? तो डीएक्स बाई डी टी को अगर कहते हो वेलोसिटी नॉर्मल, तो डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा। नॉर्मल वेलोसिटी किसके एनालॉगस है? एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? इतनी बात समझ पा रहे हैं ना सब? जैसे d2x अपॉन डी टी स्क्वायर किसके एनालॉगस है? d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर। d2x बाई डी टी स्क्वायर को a कहते हो और इसको अल्फा कहते हो। ये भी त्वरण है, ये भी त्वरण है, ये नॉर्मल त्वरण है, ये कोणीय त्वरण है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लिखो, जनरली इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज ऑफ टू generally electrical system can be represented in two following ways. Generally इलेक्ट्रिकल, अब यहां से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे बस इन दोनों को रिलेट करने के बाद। इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू फॉलोइंग वेज। दो रास्तों से इलेक्ट्रिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट? ठीक है, इसको नेक्स्ट कराऊंगा स्टूडेंट्स, क्लास है ऑफलाइन तुरंत है बस। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।